है, मालवा में मैंने बचपन में बहुत बहुत गया हूँ और आज भी बड़ा जाता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है, जो मस्ती है, अरे तुम्हें मोबाइल बंद कर दो मेरे भाई, क्या करोगे यार, इसको सुन लो ना सामने से, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मेरी जान बंद कर दो। जितने की तेरी शक्ल नहीं उतने का तूने मोबाइल खरीद रखा है यार, बंद कर दो, बैठ जाओ दोस्त, बैठ जाओ आराम से, मोबाइल बंद कर दो मेरी जान, देखो ना अभी तो, क्या नाम है तेरा, बैठ जाओ। आप भी वो भाई साहब फ्लैश वाले, आपको अलग से कहना पड़ेगा कि बंद कर दो यार, इधर से भी सब बंद करो। देखो अच्छा, मैं आप ये समझिए मैं क्यों बंद करवा रहा हूं, उसके बाद भी अगर आप चालू रखना चाहे जरूर रख ले। मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं और क्या खो रहे हैं। आजकल किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो आप उसे बचाते नहीं, उसे रिकॉर्ड करने लेते हैं। हम इतनी संवेदनाओं से मर गए, हमें समझ में नहीं आता हम करेंगे, हम इसका करेंगे क्या, मुझे बताइए। क्या बात, वाह वाह। इस मोबाइल ने आपका क्या नहीं छीना, मुझे बताएं। अभी भी आप मेरे सामने लेके बैठे, इस मोबाइल ने आपका क्या नहीं छीन लिया। आप तारीख इस पे देखते हैं, इसने कैलेंडर छीन लिया। आप हिसाब इस पे करते हैं, इसने कैलकुलेटर छीन लिया। इसने आप नोट्स इस पे बनाते हैं, कॉपी और कागज छीन लिए। इसने आपके बच्चे छीन लिए, रिश्ते छीन लिए, और मुझे देखने का और आनंद पाने का एक क्षण बचा है, उसे भी खोना चाहते हैं, उसे तो मत छीनने दीजिए। क्या बात, क्या बात। तो बस देख लीजिए, सुन लीजिए, ये मजा फिर कभी मैं दतिया में वापस कब आऊंगा क्या मालूम, और आया हूं इतने, इसलिए सुन लीजिए, बड़ा आनंद बहुत है इसका। स्वागत है, स्वागत। हाँ तू मस्त रहे, मतलब सुन लीजिए, अब मैं सब संभाल लूंगा, चिंता ही मत करो। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ साहब, मैं बड़े दिनों बाद, कोविड के बाद बहुत दिनों बाद मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, लगभग 1.5-2 साल बाद, और इस तीर्थ में आने का मौका मिला है। अगर मैं रंग में आ गया तो आज की शाम आपको भूलने नहीं दूंगा, बस मेरा ये रंग में आना चाहिए एक बार, ये मैं आपको वादा सुनाऊंगा। देखिए, मैं विष्णु की तरह मीठा गा तो नहीं सकता, गीतों का राजकुमार, ग्रैंडफादर की एज में, लगभग 63 साल का है ये। 67 का हो गया, मैं 63 तक ही ध्यान था। इसके पुत्र का विवाह हुआ अभी 3 घंटे पहले की न्यूज। अच्छा, इसके पुत्र का विवाह हुआ पिछले दिनों, सारांश का, मुझे बुलाया। तो ये क्या प्रेम का आदमी है ना, तो जब बेटे का विवाह हुआ तो जो पुत्र वधू को आशीर्वाद भी दिया, तो लोग कहते हैं दूधो ना हो पूतो फलो, इसने कहा ऐसी ही रहो। तो प्रेम है, तो मैं इस तरह से नहीं पढ़ सकता। बाकी तमाम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं इनकी तरह पढ़ भी नहीं सकता। लेकिन इतनी देर से मैं बहुत दुखी हो रहा था साहब, वहां बैठा हुआ, जब से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ। अरे इन पे थोड़ी सी दया करो यार, जब से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, प्रवीण अत्रे से लेके विष्णु सक्सेना तक, ऐसे ताली बजाओ, तालियां थोड़ी कम है, इधर से बजाओ उधर से बजाओ, हाथ उठा, तुम्हारे पिताजी का राज चल रहा है। ये क्या कोई ताली बजाने वाले लोग हैं? और क्यों ताली बजवाओ साहब, माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की क्या जरूरत है ताली बजाओ। ऐसे बजाओ वैसे बजाओ, ऐसी तैसी करते कि इनकी आदतें खराब है। आदत इतनी खराब है कि संजय झाला की शादी हुई, हाँ आपको आश्चर्य होगा कि इसकी भी हुई। नरोत्तम भाई पहली रात को बीवी का घूंघट उठाया और विष्णु सक्सेना का प्रेम का गीत सुनाया कि तुम भी मोड़ लो, हम भी मोड़ लेने, जो भी किया कर लो। वो थोड़ा शर्मा ही, बोले शर्मा मत, ताली बजा। जो प्रथम रात्रि को तालियां बजवा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते। आज तक पूनम जी बिस्किट कैसा, अच्छा खाइए खाइए, अरे खाओ, रखो क्यों, खाओ, इसमें क्या दिक्कत है, आदमी को वक्त पे खाना चाहिए। और वक्त बड़ी चीज है, मुझे याद आ गया, मेरी एक टिप्पणी बड़ी मशहूर हुई थी साहब, कि हम लोग जानते हैं वक्त पे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग टाइमिंग के बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग। और हम टाइमिंग के एक्सपर्ट इसलिए कि हम सब के सब चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। क्या बात। 1 सेकंड जल्दी उठा लो, कठोर का कठोर, 1 सेकंड देरी कर दो, ढूंढते रह जाओगे। फिर आदमी प्रदेश का गृह मंत्री क्यों ना हो, ढूंढता जरूर है कि गया कहाँ यार बिस्किट। तो खाओ, आप तो मस्ती में खाओ, बहुत बढ़िया खाओ। आप तो क्या कह रहे थे, अखबार में क्या था आपका वो मुखड़ा, मुहूर्त देखोगे अखबार में? क्या आओ हम डूब जाए एक दूसरे के प्यार में, हाँ। क्या तुम मुहूर्त देखोगे इसके लिए अखबार में? मतलब क्या निमंत्रण है। पूनम जी बहुत ससम्मान मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम मर्द जाति का भरोसा मत करना,
हम बहुत दो कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मार देते हैं। नहीं, अपना प्रेम अपना इसी तरह का प्रेम है भाई साहब। मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हैं यार। अरे मुझे समझाओ, प्रेम अगर विष्णु भाई मुझे एक बार बताओ, आप तो मेरे बड़ा आदरणीय हो। हाँ, मेरा कमाल का है यार, मेरे को इतना मजा आता है सुनने में जिसका। हाँ हाँ, ये बिल्कुल, ये तो विष्णु तो कमाल की चीज है, पर मुझे समझ में नहीं आया प्रेम आदमी करे कि लिखे। कॉलेज के जमाने में हमें भी हुआ था, एक लाइन में प्रेम खत्म, नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी। इंदौर में मिले रज्जू भैया, उनका तो कमाल का, मध्य प्रदेश की जो मस्ती है ना सभी और कहीं आ ही नहीं सकती। आप किसी भी स्पीड में गाड़ी चला ही नहीं सकते, आप किसी भी स्पीड में गाड़ी चला ले। आदमी तेज चला रहा, पास वाली गाड़ी वाला बोलेगा मरेगा आज ये नहीं बचने का। आदमी धीरे चला रहा, पास समझ रहे हैं क्या बे? अपने घर में नहीं चल रहा, बराबर में चला लो, अपने बाप से रेस लगाएगा। तो आदमी चलाए कैसे यार? वो रज्जू भैया आए, हम तो मिल रहे, तो मैंने कहा रज्जू भैया कैसे? मैंने कहा थोड़ी सी नहीं, मैं नहीं लेता भाई साहब, कभी नहीं। मैंने कहा आपकी शक्ल से तो लगता है कि आप लेते हो। अरे शक्ल मेरे पिताजी पे गई है, वो बहुत लेते थे। यार कमाल का जवाब है ये, सच्ची घटना है गोविंद। नहीं, हम सही बता। अच्छा, मेरे को दूसरी कोई, मैं कोई सच्ची घटना ही मिलेगी, क्योंकि प्रेम पे मैं कभी इसलिए नहीं लिख सकता कि आप यकीन मानिए, हमारा प्रेम में मारवाड़ी आदमी साहब, राजस्थान में पैदा हुआ, राजस्थान में रहा, और वहां हमारे यहाँ कहते हैं शब्दों का वेस्टेज हमसे बर्दाश्त नहीं होता। नरोत्तम भाई, प्रेम में कोई बहुत खूबसूरत, विष्णु इतना लंबा गीत लिखने की नहीं जरूरत है, हम एक शब्द में और बगैर बोले ही खत्म कर देते हैं। पूरा गीत एक भाव में समाप्त हो जाता है। सुनना, तू कोई बहुत सुंदर कन्या जा रही हो तो हम गीत नहीं लगते, एक भाव में समझा देते हैं। है कुछ करने की आवश्यकता? कुछ भी करने की आवश्यकता? अभी फाग महोत्सव है तो मस्ती रहेगी। क्या बात? ये होली की मस्ती तो रहनी चाहिए। ये होली की तो कोई मस्ती, ये संजय झाला, इसकी शक्ल से देखो कितना अश्लील आदमी है। अच्छा हंस रहा है, कोई तारीफ नहीं हो रही है। मेरे पास आया, बोले भाई साहब मेरी पड़ोसी ने मुझे नहाते हुए देख लिया। तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। अब क्या कर लो इन लोगों का भाई साहब, आप कुछ नहीं कर सकते। एक से बढ़कर एक लोग हैं यहाँ पर। प्रेम पे मैं किस लिए नहीं लिखता, प्रेम किस कदर गिर गया है, वी हैव स्टूप्ड डाउन सो मच। जी अच्छा, तेरे को समझ में नहीं आया फिर भी जी बोल रहा। तेरा अंग्रेजी से क्या लेना देना? तू अंग्रेजी की बात तो की ही मत कर यार, गड़बड़ बात हो जाती है। अंग्रेजी की बात में मुझे याद आ गया, क्लास में हमारे टीचर थे, हमको अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। बोले क्लास में आके, बोले शैलेश मैं एक वाक्य बोलता हूँ, अब देखो प्रेम, विष्णु हमारा प्रेम कैसा होता है, हमने बगैर कुछ किए प्रेम किया, लेकिन किस तरीके से किया वो सुनना। एक वाक्य बोलता हूँ, तुम्हारा दूसरा वाक्य वैसा ही बोलो। मैंने कहा सर बोलो। तो उन्होंने अंग्रेजी का वाक्य बोला, इसका वॉल्यूम बढ़ा देना मेरे भाई थोड़ा सा। उन्होंने अंग्रेजी का वाक्य बोला कि बुक इज ऑन द टेबल। गोविंद तेरे को नहीं समझ में आएगा, खाली सुन। बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। मैंने कहा पहले तो हिंदी में समझा, आपने पल्ले ही नहीं पढ़ा। बोले बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, टेबल इज ऑन द फ्लोर, टेबल जमीन पे है, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। इसका मतलब किताब जमीन पर है। मैंने कहा ठीक है समझ में आ गया, अभी क्या करने का है? बोले सेम सेंटेंस बोलने का है। मैंने कहा सर सुनो, आपने कहा बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। मेरा वाक्य सुनो सर, आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो अल्टीमेटली माइक बंद कर दे तेरा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। बहुत अजीब आदमी है यार, इतना कमाल का आदमी है जिसकी हद नहीं। इसके घर पे इसके साले जी मिलने आए तो इसकी पत्नी ने कहा इनके लिए कुछ लाओ, इस टैक्सी ले आया। बोले इनको कुछ खिलाओ, इसने खिड़की खोल दी। इसका सही घटना बताता हूँ जो मेरे पिताजी के साथ हुई। मेरे पिताजी तो खैर पिताजी किस्म के पिताजी हैं, इतने पिताजी जिसके आदमी घर आया पहली बार मिल रहा है, मेरे पिताजी से मिल रहा है सबसे पहले। देखो मेरे बाप से मिल रहा था। बोले जी मैं संजय झाला हूँ, देश का बहुत बड़ा कवि हूँ, और सर आचार्य, मेरे को ये सब लोग आचार्य बोलते हैं, प्यार सम्मान जो भी होगा उस वजह से, आचार्य से मिलने आया हूँ। तो मेरे पिता ने कहा बोले एक कुर्सी ले और बैठ जा। तो इसको लगा इन्होंने ध्यान से सुना नहीं है, तो बोले नहीं नहीं सर मैं संजय झाला, देश का बहुत बड़ा संचालक। बोले दो कुर्सी लेके बैठ जा।
ऐसा है तो ऐसा कर ले। क्योंकि मेरे पिताजी तो बोला, पिताजी किसमें? पिताजी क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। अब देखो मेरे को मैथमेटिक्स बोले खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। आपने माना होगा मैथमेटिक्स में ऐसे करते ना, 3 बिंदु लगा के, माना की। हमारे पास वो ऐसा करते हैं ना, 3 बिंदु लगा दे, चूंकि। मुझे आज तक समझ में नहीं आया चूंकि माना की डैश करते क्यों है यार? ये गुणनखंड पढ़ाने का क्या मतलब? आज तक काम नहीं आ रहा मेरे, कुछ समझ में आया। लोग यहाँ पे पैसों का हिसाब नहीं कर रहे, लोग बहाने कैसे बना रहे हैं। गोविंद को मैं पैसे दिए थे कुछ टाइम पहले, तो आज मिल गया। मैंने कहा पैसे तो वापस दे। भाई साहब थोड़ा ये रूस यूक्रेन की टेंशन खत्म हो जाए तो तू तो तेरे को क्या इतनी टेंशन हो रही है यार? उसमें कमाल का लोग है। तो वो क्लास में टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की पैंट में क्या हो सकता है। हंसने की बात नहीं, मुझे पता है ना क्या हो सकता है। क्या हो सकता है मतलब? क्योंकि अश्लील आदमी, हिसाब का कागज, कंगा, कुछ भी हो सकता है। तेरे पिताजी की तरह थोड़ी है। काम तो हमारे रहता है। बोले नहीं, गणित पढ़ा रहा हूं। तुम्हारे पिताजी की एक पैंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। बोले नहीं, पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। अठन्नी नहीं दे। मैंने खुद मांगे एक बार, मैंने कहा पैसे दो। बोले क्यों? चश्मा बनवाना है। मुझे ऊपर ले गए छत पे। बोले क्या है? बोले चांद। बोले इससे ज्यादा देखना है तेरे को? यहां से तेरे को चांद नजर आ रहा है, फिर भी चश्मा चाहिए? हमारे घर एक से बढ़कर एक है, कमाल के पिताजी हैं। और अच्छा, हमारे एक चाचा जी हैं, उनका तो आप आराम से निकल जाएंगे। थैंक यू। नहीं, इसमें मैं कभी जीवन में किसी श्रोता का, किसी नेता का कभी मैंने जीवन में हंसी नहीं उड़ाई। वो जितनी देर भी जो रहता है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का कोई महत्वपूर्ण काम होगा इसलिए वो जा रहा होगा, इसलिए कभी ऐसा कभी ना करें। और ये जो महिलाओं की बात कर रहा था संजय, अपनी पत्नी का तो बहुत सम्मान करो तुम लोग, क्योंकि वो औरत जो एक साड़ी और सलवार सूट खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है, तुमने उसने पसंद किया है तुमको। मतलब सोचो, मतलब कितनी हिम्मत वाली बात होगी। तो मैं बात कर रहा था प्रेम किस कदर गिर गया था। सुनना विष्णु, प्रेम इस स्थिति में पहुंच गया। एक शर्मा जी थे, उनको किसी ने कहा शर्मा जी तुम तो दफ्तर चले जाते हो, पीछे वर्मा तुम्हारे घर आता है। बोले ऐसा? गोली मार दूंगा। वो रिवॉल्वर लेके घर गया, देखा वर्मा बैठा हुआ था। बोले वर्मा तुझे शर्म नहीं आती है? उसने कहा भाई देख, बीवी होगी तेरी, मोहब्बत मुझसे करती है। बोले इतना बदतमीजी, ऐसा? गोली मार दूंगा। बोले अभी सबूत देता हूं तेरे को। बीवी को पानी लेने अंदर भेज। शर्मा ने अंदर भेज दिया। अब वर्मा बोला देख, बंदूक तेरे पास भी है, बंदूक मेरे पास भी है, हम दोनों हवा में फायर करते हैं, ऐसे धाए धाए, नकली, सिर्फ आवाज करते हैं, और उसके बाद नकली लाश बन के लेट जाते हैं, जैसे मर गए हो। लाश बन के एक्टिंग करेंगे। अब तुम्हारी बीवी आएगी, वो आके देखेगी कि ये दोनों तो मर गए, तो जिससे ज्यादा प्यार करेगी उसके पास आके रोएगी, समझ लेना तेरी की मेरी। बोले ठीक है, ये ठीक है। दोनों ने दाएं दाएं फायर किया साहब, दोनों लेट गए। बीबी आई, पानी का गिलास छूटा, हाथ से दौड़ के गई बाथरूम के पास। बोले निकल आओ माथुर साहब, ये दोनों तो लड़ मरे। जी माथुर साहब, क्या बात। अब बताओ क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। देखो इधर वालों को जो मजा है, होली अभी तक चल रही है। ये होली बड़ी कमाल की नरोत्तम भाई। हमारे यहाँ होली की रात को 2 बजे एक शराब की दुकान वाले का फोन आया, तेरी दुकान कब खुलेगी? 2 बजे। सवाल देखो, और दुकान के मालिक के पास, तेरी दुकान कब खुलेगी? उसने कहा सुबह 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? उसने कहा 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? बोले 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूं। आऊं तो जब ये खुले। अच्छा मेरी बातें जरूर नहीं आपको आज ही समझ में आ जाए, कईयों को कई दिन बाद भी समझ, क्योंकि ये चीज ही ऐसी। एक था हमारे मोहल्ले में रहता था गोविंद, वो हमेशा पी के आता। बीवी कहती देखो त्योहार के दिन आ रहा है, आप पी के आ रहा है तो मारूंगी पकड़ के। लेकिन आ गया दिवाली के टाइम, आ गया हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बीवी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने कहा था त्योहार पे पी के मत आना, फिर पी के आ गए। बोले हैप्पी दिवाली। और बोले फिर पी के आ गए, तो अपने बच्चे की तरफ इशारा करते, बोले इसकी वजह से। बोले क्यों? इसको रॉकेट छोड़ना था, बोतल नहीं थी। देखो 4 ऐसे पी के ताश वाश खेल रहे थे विष्णु,
तो सबके फोन वोन वहां पड़े थे, ताश चल रही थी, एक की बीवी का फोन आया, बोले वो साड़ियों की सेल लगी हुई है, 2 साड़ी खरीद लूं, 8 खरीद ले, आई लव यू। तो दूसरे ने कहा यार 8 खरीद ले, आई लव यू। दूसरे ने कहा बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बोले प्यार गया भाड़ में, फोन किसका है? तो ये कमाल। अच्छा, ये फोन जो है साहब, मोबाइल फोन जब से आया, झूठ बोलने वाली मशीन। आप देखो मोबाइल फोन पे कोई आदमी का स्वर अचानक बात करते करते, नरोत्तम भाई, अगर स्वर अचानक मीठा हो जाए तो समझ दो सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा। तुरंत फोन करेगा, तुरंत फोन पे हेलो, हाउ आर यू, एकदम स्वर बदल जाता है। वरना ये जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन का मजा लेना आपको। खुद की बीवी से जब आदमी बात करता है फोन पे, बात करना तो दूर, पूरा वाक्य बोलता ही नहीं है, एक ही शब्द बोलता है, वो भी डबल बार। हेलो हेलो, हाँ हाँ, सुन लिया, दुकान पे, फोन रख, हम लोग करते ही हैं। ऊपर से लोग कह रहे देश बदल जाएगा। गोविंद तुम कह रहे थे देश बदलने की बात, कहां से देश बदलेगा? पूरा देश तो काचा बादाम पे थिरक रहा है। ले काचा बादाम, पता नहीं क्या हो गया यार। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। मैं तो इंस्टाग्राम, मेरा सेक्रेटरी चलाता है साहब, मुझे कहता दतिया से पिछले 4-5 दिनों में इतने लोग इंस्टाग्राम पे स्टेज के फोटो, ये फोटो, वो फोटो चल रहे, मुझे बार बार भेज रहा था। तो पूरा देश, जब मैं कहता था, मुझे मेरी पंक्ति याद आती है साहब, इसे गांठ बांध के ले जाना कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। क्या बात, क्या बात है। और जिंदगी किस लिए थी? इतना झूठ बोलने वाली नरोत्तम भाई, तो मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करके बताता हूं। झूठ बोलने का कैसी स्त्री की, फेसबुक पे मान लो कोई सुंदर सी स्त्री कोई बात डाल दे तो उसके नीचे कमेंट्स की बाढ़ देखो, इतने स्वर मीठे हो जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। मान लो ये पूनम वर्मा जैसी कोई सुंदर सी महिला लड़की एक डाल दे स्टेटस के, आज मैं लोकल बस से, मतलब खुद की कार नहीं ली, गाड़ी नहीं ली, उसने डाल दिया कि आज मैं लोकल सरकारी बस से बाजार गई, और अपनी फोटो लगा के डाल दिया, आज मैं सरकारी बस से बाजार गई। नीचे लोगों को कमेंट देखना, हाउ स्वीट, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी इस मासूमियत को जिंदा रखना, हम तुमसे सीखते हैं, अगली बार जाओ तो हमें भी ले जाना स्वीटू। अब यही कमेंट गोविंद राठी डाल दे, इसकी शक्ल देखो, और ये स्टेटस डाल देगा, अब मैं आज मैं सरकारी बस से बाजार गया। पहला कमेंट तो, दूसरा हमें क्यों बता रहा है, तीसरा तेरी औकात ही इतनी है, चौथा पैदल जाया कर, पांचवा तेरे पास पैसे ही नहीं है, भिखारी की औलाद। हम तुरंत चेहरा देख के चरित्र बदल देते हैं। ये हमारी स्थिति, हम चेहरा देख के चरित्र बदल देते हैं। हम कभी भी इंसान से बात नहीं करते, हमारी भाषाएं बदल जाती है। लेकिन भाषाएं बदलने वाली बात में मुझे एक बात याद आई कि इस देश को अपनी भाषा बदलनी चाहिए, और ऐसा लगता है कि देश अपनी भाषा बदल रहा है जब 9 दिन में कश्मीर फाइल्स 153 करोड़ का बिजनेस कर लेती है, तब लगता है कि देश अपनी भाषा बदल रहा है। क्या बात। तब ये मेरा विषय नहीं है, आज ओज का कोई कवि इस मंच पे नहीं है, लेकिन मैं एक कविता से जोड़ना चाहता हूं। एक कविता जो मुझे याद नहीं, मैं जरा देख के पढ़ूंगा, लेकिन कविता सुनाना जरूर चाहता हूं। उसके बाद आप जैसा कहेंगे सुना दूंगा। बहुत सारे लोग जो कहते हैं, जो कविता मेरी याद है उनको जो चाहेंगे सुना दूंगा। लेकिन एक कविता मैं इसलिए, आप यकीन मानिए, हम लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। अब जय ये बंद कर दो ना भाई मोबाइल, यार क्या देख लो यार मेरी जान, वापस दतिया पता नहीं कब आऊंगा, देखने का मजा तुम्हें मिलेगा ही नहीं भाई। जॉन एलिया एक शायर है पाकिस्तान के, उनका एक शेर याद आता है कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे, इसलिए कुछ करो, सिर्फ देखो, मजा लो, आनंद क्षण उठाओ यार, ये मस्ती लो, आप बस मस्ती लो। तब मैं कहना चाहता हूं कि भाषाएं जो बदलनी चाहिए। आप जब कोई सैनिक हमारी सीमाओं पे खड़ा होता है,
और उसका शब्द जब लौटता है, मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी, और वो एक पंक्ति की कविता इस देश के हर सैनिक के नाम करता हूं जो सीमा पे खड़ा है और देश की रक्षा के लिए तैनात है, या सीमाओं के भीतर इस देश की रक्षा के लिए तैनात है, जो खाकी वर्दी में हमारे सामने खड़े हुए हैं। एक पंक्ति, और इससे बेहतर मैं दतिया में कुछ सुना नहीं सकता। ये माँ की धरती है, मैं माँ शारदा का भक्त हूं, माँ सरस्वती का उपासक हूं। तब कहता हूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। तब सुनाता हूं। ये कैमरा हटा लो मेरी जान, मत करो यार, इसको नीचे से उठा के कर रहे हो। तो मेरे को दिन भर कैमरों में रहता हूं, मुझे सब नजर आता है। छुपा छुपा के क्या कर रहे हो यार, है ना? मुझसे मोहब्बत खुल के करो, छुप के करने की क्या जरूरत है यार। तब एक कविता सुनाता हूं। ये कविता मुझे पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। इस कविता की भूमिका आप समझ लीजिए कि इसी देश में हो सकता है, दुनिया में कोई हो नहीं सकता। विष्णु, तुम पहली बार सुनोगे ये कविता। अब मेरे ख्याल से गोविंद तुम लोग भी पहली बार सुनी। संजय की सुनी भी ये कविता। 2 दिन पहले संजय मेरे साथ था, तब मैंने कविता पढ़ी थी। और ये कविता सुनाना जरूरी है। ये कविता मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ इसी देश में संभव है और कहीं संभव नहीं है। बहुत शानदार। इस कविता का आप समझिए, दैनिक भास्कर वालों का फोन आया मेरे पास राजस्थान से कि इस विषय पे हमें कविता। हुआ यूं, पुलवामा का जब अटैक हुआ, हमारे सैनिकों ने जवाबी हमला किया और हमारे कुछ सैनिक शहीद हो गए। तब एक सैनिक जिसका नाम था शिवराम, झुंझुनू के शिवराम, वो शहीद हुए। उनकी पत्नी सुनीता। आप इस कविता की भूमिका समझिए कि क्यों लिखी मैंने कविता। शिवराम शहीद होते हैं, उनकी पत्नी सुनीता, वो उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है, और 9 माह की गर्भवती सुनीता के पास जब ये खबर आती है कि शिवराम शहीद हो गए, उनका जब अस्थि कलश आता है, वो 9 माह की गर्भवती वीरांगना सुनीता अपने पति के अस्थि कलश को कांधा देने अस्पताल से बाहर निकल आती है और कांधा देती है। ये इसी देश में संभव। वाह, क्या बात। इस देश में, ये दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। वाह। मैं ओज का कवि नहीं हूं, मैं हास्य रंग का कवि हूं, लेकिन ये मेरा फर्ज होगा तब मैं कहता हूं। और फर्ज कहना बहुत जरूरी, क्योंकि किसी ने बहुत ठीक कहा है कि कविता लिखना सरल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। अगर हम यहां आके भी मुल्क की बात न करें तो कौन करेगा? इस मंच से सच्चाई बोलना बहुत आवश्यक है साहब, क्योंकि मैं जो कुछ बना, आप मुझे टेलीविजन पे देखते हैं, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब चीजें अलग है। मैं जो कुछ बना कवि सम्मेलन के मंचों से बना, इसलिए मैं अपने यहाँ समझ लीजिए कि ये वो मंच है जहां से मैंने जिंदगी पाई है। इसलिए यहाँ खड़ा होकर अगर सच नहीं बोला जाएगा तो कहीं सच नहीं बोला जाएगा, इसलिए सच बोलना बहुत आवश्यक है। तब मैं कहता हूँ, शिवराम शहीद हो जाते हैं, सुनीता 9 माह की गर्भवती है, और वो अपने पति के अस्थि कलश को कांधा देने बाहर निकल आती है। और कभी नहीं कहेगा ये बात तो कौन कहेगा? एक शायर के मुझे शेर याद आते हैं, सबके नाम करता हूँ, प्रवीण से लेकर संजय तक जितने लोग बैठे सबने इतना खूबसूरत पढ़ा। प्रवीण ने, गोविंद ने, पूनम ने, विष्णु ने और संजय ने, हमारे तमाम लोगों ने इतना खूबसूरत पढ़ा। वो कहते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने आलात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। ये जो वतन है, क्या बात है, वो होना चाहिए। तब मैं कविता सुनाता हूं, आप इसकी भूमिका समझ रहे हैं। और मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए मुझे आपका अतिरिक्त साथ चाहिए। कि किलकारी बोली नियति से। किलकारी, ये शब्द समझे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह से किलकारी निकलती है, जब वो प्रसन्न होता है, खुश होता है। और एक वो बच्चा जो गर्भ में पल रहा है, उसने दुनिया देखी नहीं है, और वो मां अस्थि कलश को कांधा देती है। तब कहता हूं कि एक किलकारी बोली नियति से, एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को। आप इस कविता में यह समझिए कि बोल कौन रहा है। ये ना शहीद हुए शिवराम बोल रहे हैं, न वीरांगना सुनीता बोल रही है, न ये कवि बोल रहा है। ये भाषा बोली जा रही है उस बालक से जो उस गर्भ में है, जो एक दृश्य देखता है। आप कल्पना देखेंगे, एक किलकारी बोली नियति से, एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को। मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली है,
मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली है और मां पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। अरे लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है। मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली है, मां पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है, लहू का रंग क्या होता है मैंने जाना नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व में ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। क्या बात, वाह वाह। मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जो सीना तान कर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो तिरंगे की आन हेतु अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से धधकते रहे, जिसके मन में शत्रु संघार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंकी कामरान की, जिसने और अगली पंक्ति में प्राण पंक्ति टाकता हूं, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंकी कामरान की। वो अमृतत्व की वेदी है न कि उनकी चिता है, वो अमृतत्व की वेदी है न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वो अमृतत्व की वेदी है न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। और मां तुम तो सीमा पर नहीं गई, मां तुम तो सीमा पर ना रही, पर तुम कितनी महान हो गई। एक पल में तुम पूरा हिंदुस्तान हो गई। भीग गई जब वतन की करोड़ों पलकें, है वीरता की प्रतिमूर्ति। तुम्हारे आंसू नहीं छलके, वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई। जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई। अगली पंक्ति अगर आपको कहीं लगे कि हिंदुस्तान के भीतर है तो अपने आप को बताना कि आपके भीतर कितना हिंदुस्तान है। कि वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई। जब पति का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई। अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां मेरी मां की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब ये ना समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह, बहुत सुंदर। तब ये ना समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। गर्व है कि तुम्हारी हिम्मतों का खून मुझ में है। गर्व है कि देशभक्ति का जुनून मुझ में है। मां का साहस, पिता का बलिदान मुझ में है। हाँ, हिंदुस्तान मुझ में है। और गर्व है मुझे कि सुनीता और शिवराम मुझ में है। सुनीता और शिवराम। और तब मुझे लगता है कि इस देश को अपनी भाषा बदल देनी चाहिए। और आज इस देश की भाषा बदल रही है। 140 करोड़ लोगों का देश। कोई आतंकी आता है, उस देश की सड़कों पे बारूद भर के चला जाता है। कोई हमलावर आता है और धर्मस्थलों को उड़ा के चला जाता है। कोई जान की कीमत समझता नहीं। और 140 करोड़ लोगों का देश अब बैठा तो नहीं रह सकता और सारी दुनिया को ये भाषा बोल देनी चाहिए। और मुझे गर्व है कि देश को ऐसा प्रधान मिला जो पूरी दुनिया को ये भाषा बोलना जानता है और वो ये भाषा बोल रहा है। तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं, ये भाषा देश को लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर बोल देनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि देश की भाषा यही है और ये होनी चाहिए, सारी दुनिया को कह दिया जाए कि हिंदुस्तान को वो मत समझो जो हिंदुस्तान कभी था। कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, हमने सृजन किया है, विध्वंस नहीं किया। कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी है हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात।